टॉपिक रहेगा ब्रेन इंजरी, हेड इंजरी जिसको बोलते हैं ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, टीबीआई। टीबीआई इसका मोस्ट कॉमनली कोज क्या है स्टूडेंट? रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, क्योंकि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के दौरान मोस्ट कॉमनली देखा जाता है कि हेड इंजरी की वजह से क्या होता है, पेशेंट की डेथ होती है। इसलिए ही आप लोगों को और सभी लोगों को ये गाइडेंस दी जाती है कि जब भी अपन बाइक को राइड करें तो हेलमेट का वेयर करना मस्ट इम्पोर्टेंट है। इसीलिए ही बोला जाता है, इसीलिए जागरूक किया जाता है, ठीक है। जो भी यातायात जो भी अपने मेन होते हैं, ठीक है, ट्रैफिक पुलिस होते हैं, वो क्या बोलते हैं, यही बोलते हैं कि आप हेलमेट का वेयर करें जब भी आप बाइक को राइड करें। जिससे क्या कर सकते हैं, वो क्या करेगा, हेलमेट आपके जो हेड है, आपका स्कल है, उसको प्रिवेंट करेगा इंजरी से। इसलिए बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि ब्रेन इंजरी की वजह से क्या होती है, डायरेक्ट डेथ होती है, ठीक है। अपन समझते हैं स्टार्टिंग में, आज का अपना टॉपिक है हेड इंजरी, ठीक है। हेड इंजरी को बोलते हैं ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, ठीक है। एक ये ट्रॉमा का पार्ट है, इसलिए क्योंकि ट्रॉमा होने से ही ब्रेन इंजरी होती है, ठीक है, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, ठीक है। तो बात करें इसके अंदर, सबसे पहले बात करेंगे अपन अपने को समझना होगा कि जो स्कल होता है वो किस तरह से बना होता है, ठीक है। तो ऊपर की तरफ बात करें अपन स्काल्प, ठीक है, अपन पढ़ते हैं एक चीज़ की स्काल्प, ठीक है। जो अपना नर्वस होता है, ब्रेन टिश्यू होते हैं, ब्रेन टिश्यू इस तरह से होते हैं। अंदर की तरफ देखो, ये ब्रेन टिश्यूज़ हैं, ये क्या है, ब्रेन टिश्यूज़, ठीक है। इसके ऊपर ये जो है, ये क्या है, ये स्काल्प है, ऊपर वाला पार्ट क्या है, स्काल्प। इसको अपन ने काट के, इसको यहाँ से कट करके स्काल्प वाले पार्ट को इधर ले लिया, ठीक है। अब अपने को ये समझना है कि स्काल्प किस तरह से होता है। ये क्या है स्टूडेंट, स्काल्प। तो अपन स्काल्प की पढ़ रहे हैं, तो स्काल्प की कौन कौन सी लेयर्स होती हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो आपके लिए एक ट्रिक है कि SCLAP, ये क्या है, स्काल्प की स्पेलिंग है। तो इस स्पेलिंग में ही इसके नाम छिपे हुए हैं लेयर के, ठीक है, स्काल्प, ठीक है। S मीन्स स्किन, ठीक है। स्किन के ऊपर क्या होते हैं, हेयर फॉलिकल्स और सेबेशियस ग्लैंड। क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, हेयर फॉलिकल, आपने हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, हेयर्स फॉलिकल, और क्या होता है, सेबेशियस ग्लैंड, जो कि ड्राइनेस से प्रिवेंट करती है, ठीक है, सेबेशियस ग्लैंड। फिर बात करें C मीन्स कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है, जो नर्व का जो सप्लाई होता है, नर्व इनर्वेशन होता है, जो वैस्कुलरिटी होती है वो रिच अमाउंट में होता है, ठीक है। जो वैस्कुलरिटी है, रिच वैस्कुलरिटी, और रिच इनर्वेशन, जो नर्व का इनर्वेशन होगा वो भी क्या होगा, अच्छी मात्रा में होता है। कि कहाँ, कौन सी लेयर में, जो कनेक्टिव वाली लेयर है, कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है स्काल्प के अंदर, उसके अंदर जो वैस्कुलरिटी है वो भी, ब्लड सप्लाई है वो हाई होती है, और नर्व की सप्लाई भी कैसी होती है स्टूडेंट्स, हाई होती है। फिर बात करें L मीन्स SCLAP, फिर लिखा हुआ है A और P। L मीन्स लूज एरियोलर टिश्यू, लूज एरियोलर टिश्यू, ठीक है। A मीन्स एपोन्यूरोसिस, न्यूरोसिस। फिर लास्ट देन फाइनल इज पेरिस्टोयम, पेरिस्टोयम, पेरिओस्टियम, ठीक है, पेरिओस्टियम। ये क्या है, स्काल्प की लेयर हैं। आप स्काल्प से ही याद कर सकते हैं नाम की। S मीन्स क्या है, स्किन, और C मीन्स कनेक्टिव टिश्यू, L मीन्स लूज एरियोलर टिश्यू, A मीन्स एपोन्यूरोसिस, और P मीन्स पेरिओस्टियम। ये क्या है, स्काल्प की लेयर्स हैं, ठीक है। आपको इजीली याद हो जाएगा कि स्काल्प के अंदर क्या क्या होता है, ठीक है। इस तरह से आप इस इमेज में भी देख सकते हैं कि स्काल्प के अंदर क्या क्या है। देखो, इसने स्किन शो किया हुआ है, और फिर डायरेक्ट इसने एपोन्यूरोसिस शो किया हुआ है, एपोन्यूरोसिस, ठीक है। जबकि यहाँ पे पहले कनेक्टिव टिश्यू भी आएगा और लूज एलियोलर टिश्यू भी आएगा, फिर एपोन्यूरोसिस आ गया, और लास्ट में
पेरिओस्टियम, ये क्या है, स्काल्प बनाती हैं तीनों, ठीक है। फिर बोन आ जाती है, फिर बोन के नीचे क्या आता है, अपना मेनिंजिस आ जाती हैं, ठीक है। ये मेनिंजिस है तीनों, जिनका नाम है ड्यूरामेटर, एरिकनोइड मैटर और पाया मैटर। तो जो इंजरी होती है, अपन इनके टाइप्स पढ़ेंगे, ब्रेन इंजरी के टाइप्स पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज, सब ड्यूरल हेमरेज। यदि अपने को ये पता होगा कि ड्यूरामेटर क्या होता है, एरिकनोइड मैटर क्या होता है, पाया मैटर क्या होता है, तो अपने को समझने में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, ठीक है। तो इस स्काल्प के नीचे, स्काल्प की लेयर अपन ने पढ़ ली, फिर उसके नीचे एक बोन होती है, ठीक है। बोन के नीचे क्या होती है, 3 लेयर होती हैं, जिनको मेनिंजिस बोलते हैं, ठीक है। मेनिंजिस के अंदर आगे ड्यूरामेटर। अब इस ड्यूरामेटर के ऊपर यदि हेमोटोमा बनेगा, उसको बोलेंगे एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमोटोमा, ठीक है, क्लियर है, EDH। यदि इसके नीचे है, इसके नीचे तो सब ड्यूरल हेमोटोमा, इसके नीचे बनेगा, ये ड्यूरामेटर के ऊपर बनेगा तो एक्स्ट्रा ड्यूरल, इसके नीचे बनेगा तो सब ड्यूरल, SDH, सब ड्यूरल हेमोटोमा। और इस फिर है एरिकनोइड लेयर, और एरिकनोइड लेयर के यदि नीचे बनेगा तो उसको बोल देंगे सब एरिकनोइड हेमरेज, SAH, सब एरिकनोइड हेमरेज, क्लियर है। इससे समझ सकते हैं यदि ड्यूरामेटर से अपर साइड में यदि हेमाटोमा बना है, ब्रेन इंजरी के कारण ब्लड का कलेक्शन हुआ है, ठीक है, ड्यूरामेटर के अपर साइड, तो उसको बोलेंगे EDH, एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमाटोमा। यदि ड्यूरामेटर के नीचे बना है तो सब ड्यूरल हेमाटोमा। और यदि एरिकनोइड मैटर, ये वाली एरिकनोइड मैटर है, इसके नीचे की तरफ यहाँ बनेगा तो उसको बोल देंगे अपन सब एरिकनोइड हेमरेज। तो इस तरह से अपन समझ सकते हैं कि किस तरह से क्या इसके अंदर होता है। फिर नेक्स्ट बात करें की डेफिनेशन, कि ब्रेन इंजरी की डेफिनेशन क्या है, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी की डेफिनेशन क्या है, किस तरह से अपन इसको समझ सकते हैं। ए ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी इज डिफाइंड एज ब्लो टू द हेड, या तो कोई इसको धक्का लगे, ब्लंट इंजरी हो, ठीक है, या फिर पेनिट्रेटिंग इंजरी, ठीक है, या फिर उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ जैसे नाइफ उसके अंदर पेनिट्रेट हो जाए, या फिर ऐसी कोई शार्प चीज़ जो किसको होल कर दे, पेनिट्रेट कर दे, किसको, हेड को, या फिर ऐसी कोई जैसे कि ब्लंट चीज़ हो, जैसे कि हैमर, ठीक है, वो क्या होता है, ब्लंट होता है, तो उससे ब्लो लगेगा, ठीक है, एक धक्का लगेगा अंदर, ठीक है, दैट क्या, वो क्या करेगा, डिस्टर्ब कर देगा द नॉर्मल फंक्शन ऑफ ब्रेन। जो नॉर्मल फंक्शन, ब्रेन के जो नॉर्मल फंक्शन चल रहे थे, उनको क्या कर देगा, डिस्टर्ब कर देगा, उनको एबनॉर्मल कर देगा। यदि उसके किसी भी प्रकार का ब्लो लगता है, कोई धक्का लगता है, ठीक है, या फिर उसको पेनिट्रेटिंग इंजरी होती है, उस वजह से ब्रेन की फंक्शन एबनॉर्मल होना ही क्या कहलाता है, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी या फिर ब्रेन इंजरी। इसके कोज क्या होता है, मोस्ट कॉमन जो कोज होता है वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट ही होता है स्टूडेंट, यूजुअली रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। या फिर सेकंड बात करें तो अपन फॉल डाउन, यदि कोई बड़ी इमारत पे काम कर रहा है, या फिर अपने रूफ से गिर जाता है, या फिर अपने पलंग से गिर जाता है, तो ये सब क्या होते हैं, ये अदर्स होते हैं। पर मोस्ट कॉमनली रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से ही पेशेंट की डेथ होती है जब हेड इंजरी होती है, क्योंकि ये सीवियर टाइप की हेड इंजरी होती है। तो ये आपके लिए मोस्ट कॉमन ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऑप्शन में यही देखने को मिलेगा आपको कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ, मोस्ट कॉमन कोज क्या है हेड इंजरी का, तो आपका राइट आंसर जाना चाहिए रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। फिर बात करें अपन टाइप्स की कि क्या कौन कौन से टाइप्स हैं, ठीक है, जो कि बात करें सबसे पहले कॉन्फ्यूजन और क्लोज्ड इंजरी। कॉन्फ्यूजन और क्लोज्ड इंजरी क्या है, इसके टाइप्स हैं, ठीक है, सबसे पहला, फिर सेकंड नंबर का है कॉन्फ्यूजन, नेक्स्ट है सबएरिकनोइड, ठीक है, SAH जिसको अपन ने पढ़ा अभी, SAH, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे कॉन्फ्यूजन। कॉन्फ्यूजन कैसी है, क्लोज्ड इंजरी है, ठीक है, कॉन्फ्यूजन कैसी है, क्लोज इंजरी है। यदि मेरे हेड को एक झटका लगता है, यदि आपने एक नारियल देखा होगा, ठीक है, उसको अपन जब इस तरह से अच्छे से उसको हिला देते हैं, ठीक है, उसको सेक कर लेते हैं, ठीक है, अच्छे से, तो क्या होगा, उसके अंदर वाला पार्ट क्या होगा, हिलेगा, ठीक है। उसी तरह यदि ब्रेन का भी पार्ट अंदर से, सेरेब्रम अच्छे से मान लो झटके से वो हिल जाए, उस वजह से अंदर क्या हो जाएगा, इंजरी हो जाएगी, हिल जाना अंदर से। अकर्स ड्यू टू जेरिंग ऑफ ब्रेन विद इन द क्रेनियम। क्रेनियम कैविटी के अंदर यदि ब्रेन टिश्यू हिल जाए, ठीक है, उसको बोला जाता है कंफ्यूजन। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस देखने को मिलेगा ऐसे पेशेंट के अंदर, ठीक है, अपना कॉन्शियस खो देगा,
और रिट्रोग्रेड एमनीसिया, ठीक है, कुछ समय तक वो अपने पुरानी बातें भूल जाएगा। फॉर ए फ्यू मिनट्स, ओनली फॉर फ्यू मिनट्स के लिए ही देखने को मिलता है। कंफ्यूजन डेफिशिएट रिजोल्व और मिनट टू हावर्स, कुछ मिनट से लेके कुछ घंटों तक ही कंफ्यूजन के जो इफेक्ट होते हैं वो देखने को मिलते हैं, फिर अपने आप ये ठीक हो जाता है। इसके अंदर जो अपन नॉन कॉन्ट्रास्ट कंप्यूटेड टोमोग्राफी यूज़ करेंगे, एनसीसीटी कैसे देखने को मिलेगी, कंफ्यूजन के अंदर एनसीसीटी स्टूडेंट्स नॉर्मल देखने को मिलती है। और एनसीसीटी की फुल फॉर्म क्या होती है, नॉन कॉन्ट्रास्ट कंप्यूटेड टोमोग्राफी, कंप्यूटेड टोमोग्राफी। ये किसकी फुल फॉर्म है, एनसीसीटी। और एनसीसीटी भी इसके अंदर कंफ्यूजन के अंदर नॉर्मल देखने को मिलेगी। और कंफ्यूजन के अंदर क्या होता है, जो ब्रेन अंदर से वो हिल जाता है, जेरिंग हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें कंट्यूजन। कंट्यूजन क्या होता है, मोस्ट कॉमनली अफेक्ट इंफीरियर फ्रंटल लोब और टेम्पोरल लोब। ये मोस्टली टेम्पोरल लोब और फ्रंटल लोब को अफेक्ट करता है। फ्रंटल लोब मतलब आगे की तरफ, और टेम्पोरल लोब अपने ईयर वाले पार्ट की तरफ क्या होता है स्टूडेंट, टेम्पोरल लोब होता है, और फ्रंट में फ्रंटल लोब, ठीक है। ये यहाँ पे देखने को मिलता है मोस्टली कंट्यूजन। और इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है कंट्यूजन के लिए भी, एनसीसीटी, नॉन कॉन्ट्रास्ट कंप्यूटेड टोमोग्राफी ही। जो ब्रेन इंजरी है आपकी, जो भी मोस्टली ब्रेन इंजरीज है उनके अंदर यदि आप इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस की बात करें तो एनसीसीटी क्या है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है, नॉन कॉन्ट्रास्ट कंप्यूटेड टोमोग्राफी। तो इसके अंदर भी ये क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है कंट्यूजन के अंदर। और इसके अंदर ट्रीटमेंट क्या है, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, ठीक है, कंजर्वेटिव जनरली, ठीक है, ये इसके अंदर मैनेजमेंट है। यदि पेशेंट के अंदर यदि टेम्परेचर हो रहा है, फीवर हो रहा है, तो उसको एंटीपायरेटिक ड्रग दे दो, सर दर्द हो रहा है तो एनाल्जेसिक दे दो। तो ये क्या होता है, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करें सब एरेक्नोइड हेमरेज। सब एरेक्नोइड मैंने आपको बताया था, इस तरह से मान लो ये डोरामीटर है, फिर ये एरेक्नोइड मीटर और ये पायामीटर, ठीक है। तो इस एरेक्नोइड मीटर के नीचे की तरफ यदि हेमाटोमा बनेगा, ये क्या, ये कौन सी लेयर थी अपनी, एरेक्नोइड मीटर। और इसके नीचे यदि यहाँ हेमाटोमा बनता है, ठीक है, इस तरह से, तो इसको बोल देंगे सब एरेक्नोइड हेमाटोमा, ठीक है। ये क्या है, सब एरेक्नोइड हेमाटोमा है या फिर हेमरेज। तो इसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या है स्टूडेंट, एक तो ट्रोमा और स्पॉन्टेनियस बेरी एन्यूरिज्म का रप्चर हो जाना। क्या हो जाना, रप्चर हो जाना। इसका यदि रप्चर हो जाए तो उसको बोलेंगे, उस वजह से देखने को मिलता है सब एरेक्नोइड हेमरेज। क्योंकि यहाँ पे जो सब एरेक्नोइड जो ये स्पेस है, एरेक्नोइड मैटर के नीचे क्या है, सब एरेक्नोइड स्पेस है, ठीक है। और यहीं पे क्या होता है, सीएसएफ अपना फ्लो करता है, ठीक है, क्लियर है। तो इस जगह पे बेरीज एन्यूरिज्म होने के चांसेस होते हैं। एन्यूरिज्म मतलब जो आर्टरी है उसका यदि रप्चर हो जाता है, आर्टरी के अंदर इस तरह से एन्यूरिज्म बना है, ठीक है। ब्रेन के अंदर मोस्टली बेरीज एन्यूरिज्म देखने को मिलता है, ठीक है। जो अपना सर्कल ऑफ विलाइज होता है, ब्रेन का सर्कुलेशन होता है, उसको बोलते हैं सर्कल ऑफ विलाइज, सर्कल ऑफ विलाइज। उस सर्कल ऑफ विलाइज के वहाँ पे जो आर्टरीज होती हैं उनके अंदर यदि इस तरह से डायलेशन हो जाता है तो उसको बोल दिया था, क्या बोला, बेरी एन्यूरिज्म उसको बोल दिया। साइंटिस्ट के नाम पे ही इसको बोल दिया, जिस साइंटिस्ट ने इसको बोला उसी के नाम पे इसका नाम रख दिया बेरीज एन्यूरिज्म, ठीक है। ये रप्चर होने की वजह से, यदि ये रप्चर हो जाता है तो यहाँ पे इस वजह से सब एरेक्नोइड हेमरेज मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है। फिर बात करें मोस्ट कॉमन इसके, अब क्लिनिकल फीचर की बात करें, सब एरेक्नोइड हेमरेज के क्लिनिकल फीचर क्या है स्टूडेंट। सो सब एरेक्नोइड हेमरेज के क्लिनिकल फीचर है सीवियर हेडेक, ये मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है, ठीक है। जब भी एन्यूरिज्म रप्चर होता है तो कौन सा है साइन, सीवियर हेडेक। यदि पेशेंट को सीवियर हेडेक है, इट मीन्स वोस टाइप का है, इट मीन्स उसके अंदर रप्चर हो चुका है, बेरीज एन्यूरिज्म रप्चर हो चुका है। और ट्रांजिएंट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, इट मीन्स कि कुछ समय तक पेशेंट के अंदर क्या होगा, कॉन्शियसनेस नहीं बना रहेगा, ठीक है, कॉन्शियसनेस पेशेंट खो देगा।
एक मिनट इसको रोकना, ये सेट नहीं हुआ ऐसे लग रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट इस तरह से अपन ने पढ़ा कि कंक्लूजन पढ़ा, कंक्लूजन के बाद कंट्यूजन और सब एरेक्नोइड हेमरेज। कंक्लूजन में क्या हो रहा था, ब्रेन का जेरिंग हो रहा था, ब्रेन अंदर से हिल रहा था, ठीक है, उसको बोलते हैं जेरिंग होना। और कंट्यूजन में क्या हो रहा है, कंट्यूजन में फ्रंटल लोब, इंफीरियर फ्रंटल लोब और टेम्पोरल लोब मोस्ट कॉमनली अफेक्ट होता है। फिर अपन ने सब एरेक्नोइड हेमरेज पढ़ा, जो एरेक्नोइड मैटर है उसके नीचे यदि हेमाटोमा बन गया तो उसको बोल दिया सब एरेक्नोइड हेमरेज। अब नेक्स्ट बात करें अपन कि कंफ्यूजन क्या होता है। ठीक है, ये कंफ्यूजन हो रहा है इसमें इमेज के अंदर, यहाँ पे जेरिंग होने से, ठीक है, अंदर से ब्रेन हिल चुका है। ठीक है, तो इसके अंदर ये माइल्ड फॉर्म का ही ट्रॉमा है। इसके अंदर जो एनसीसीटी है वो भी क्या आता है, नॉर्मल आता है। ठीक है, और कुछ समय बाद में जो एमनेसिया कंडीशन होती है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस लॉस होता है, वो वापस से फ्यू मिनट से फ्यू आवर्स में वापस से ठीक हो जाता है। फिर बात करते हैं कंट्यूजन की। कंट्यूजन में क्या होता है, ब्लड अंडरनीथ द स्किन ड्यू टू ट्रोमा कोजिंग ब्रूस। ठीक है, रेडनेस वगैरह हो जाती है, देखो इस तरह से यहाँ पे हो रहा है, शो हो रहा है आपको इस तरह से, यहाँ पे ब्रूसिंग होना, देखो, ठीक है, ब्रूस, ठीक है, रेड ब्लू कलर डिस्कलरेशन हो जाना, रेड ब्लूइश हो जाना, रेड ब्लूइश हो जाना, ठीक है, वो देखने को मिलता है कंट्यूजन के अंदर। फिर बात करें इसी तरह ये होते हैं कंट्यूजन और कंक्लूजन। ठीक है, कंक्लूजन और कंट्यूजन। फिर बात करें कोप कंट्रूप, ये क्या होता है, एक कंट्यूजन प्रेजेंट एट द बोथ साइड ऑफ इम्पैक्ट एंड द एग्जैक्ट अपोजिट एंड ऑफ। ठीक है, यदि दोनों साइड यदि कंट्यूजन प्रेजेंट है, आगे की तरफ है भी है और पीछे की तरफ है, ठीक है, दोनों सेम साइड में, उसको बोलते हैं COUP, कोप कंटर कोप। ठीक है, कोप कंटर कोप। ये किसको बोला गया, जब मान लो कंट्यूजन वाली कंडीशन आगे की साइड भी है और पीछे की साइड भी है, सेम इस तरह से, ठीक है, उसको बोला गया कोप कंट्रो कोप। ठीक है, इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है, एक कंट्यूजन प्रेजेंट एट द बोथ साइड ऑफ द इम्पैक्ट, जहाँ पे भी इस पे इफेक्ट पड़ा है, एंड द एग्जैक्ट अपोजिट एंड ऑफ द इम्पैक्ट। यदि यहाँ पे कंट्यूजन प्रेजेंट है और इसके जस्ट अपोजिट साइड, बैक साइड में यदि कंट्यूजन प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे कोप कंट्र कोप। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करें डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी। इसमें क्या होता है, डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी में ये कंफ्यूजन जैसी ही होती है। ठीक है, ये कंफ्यूजन जैसी होती है थ्रू द ब्रेन सेकंड मच मोर वोलेंटली। यदि किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा वोलेंटली, ठीक है, उसको ज़ोर से उसको हिला देंगे, ठीक है, आपने एक कंडीशन पढ़ी होगी सेकंड बेबी सिंड्रोम, सेकंड बेबी सिंड्रोम। सेकंड बेबी सिंड्रोम में क्या होता है स्टूडेंट, जब बच्चे को यदि अपन जोर से उसको हिला देते हैं या फिर उछाल के अपन उसको कैच करते हैं, उस वजह से क्या होता है, ब्रेन के अंदर उसके जो ब्रेन है वो अंदर से हिल जाएगा, ठीक है, अपनी जगह से हिल जाएगा, उस वजह से उसके अंदर इंजरी हो जाएगी, उसी को अपन कॉन्फ्यूजन बोलते हैं। इसीलिए सेकंड बेबी सिंड्रोम को ये इसलिए नाम दिया क्योंकि बच्चे को यदि तुम जोर से हिला दोगे, शेक कर दोगे, तो उस वजह से उसकी डेथ हो सकती है। ठीक है, उसके जो ब्रेन के जो नॉर्मल फंक्शन है वो इम्पेयर्ड हो सकते हैं, इसलिए नाम दिया गया सेकंड बेबी सिंड्रोम। ठीक है, तो डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी क्या है, एक्सोन्स के अंदर क्या होता है, डिफ्यूज हो जाना। ठीक है, इंजरी जहाँ जहाँ पे एक्सोन है वहाँ पे क्या हो जाना, इंजरी हो जाना। एक्सोन वाले पार्ट में, एक्सोन को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, वाइट मैटर, क्योंकि एक्सोन कैसे दिखाई देते हैं, वाइट दिखाई देते हैं, जबकि जो सेल वाला पार्ट होता है न्यूरॉन का वो ग्रे कलर का होता है, इसलिए इसको ग्रे मैटर बोला जाता है। तो डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी भी कैसा टाइप का है, एक कॉन्फ्यूजन टाइप का ही है। ठीक है, कॉन्फ्यूजन टाइप का। जबकि कोप, कॉन्ट्र कोप और कंट्यूजन क्या है, सिमिलर कंडीशन है। कंट्यूजन मतलब एक साइड में होना, और कोप के अंदर क्या होता है, इसके जस्ट अपोजिट साइड भी यदि कंट्यूजन वाली कंडीशन डेवलप हो जाती है तो उसको बोला गया कोप कंट्र कोप। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करें एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमाटोमा। अपने स्टार्टिंग में मेनिंजिस पढ़ी थी, मेनिंजिस में सबसे ऊपर ड्यूरामीटर पढ़ी। ठीक है, इस ड्यूरामीटर के यदि ऊपर की तरफ यदि हेमाटोमा बनता है, अपर साइड में यहाँ पे हेमाटोमा बना ऊपर की साइड में, तो उसको बोलेंगे एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमाटोमा। ठीक है, ये हेमाटोमा बन गया तो इसको बोल दिया EDH,
ड्यूरामीटर के ऊपर, ठीक है। और ड्यूरामीटर के ऊपर क्या होती है, अपन ने इमेज में पढ़ा था, क्या होता है, बोन होता है। क्या होता है, बोन, बोन, ठीक है। तो बोन एंड ड्यूरामीटर के बीच में क्या होता है, एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपके सामने, कलेक्शन ऑफ ब्लड बिटवीन स्कल एंड ड्यूरामीटर, ठीक है। ड्यूरामीटर और स्कल के बीच में देखो, ये मैंने बनाया है क्या, बोन बनाया है आपके सामने, और नीचे ड्यूरामीटर बना दी जो मेनिंजिस की फर्स्ट लेयर है। तो इन दोनों के बीच में यदि ब्लड का कलेक्शन होता है उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज या एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमेटोमा, ठीक है। तो इसकी मोस्ट कॉमन साइट की बात करें तो टेम्पोरल बोन क्या होती है, मोस्ट कॉमन साइट होती है। स्टूडेंट ये कौन सी बोन है, यहाँ पे अपने ईयर के यहाँ पे अपर साइड में ये टेम्पोरल बोन है। तो टेम्पोरल लोब के यहाँ पे एक पैटर्न करके, ठीक है, पैटर्न क्या होता है इसको समझना आप, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस तरह से अपना स्कल होता है, ठीक है। इस तरह से ऊपर से सूचर आता है, कोरोनल सूचर, ठीक है। फिर इधर से स्क्वैमोसल सूचर होता है, कौन सा बोला मैंने, स्क्वैमोसल सूचर, ठीक है। और यहाँ से इस तरह से, तो ये जो पॉइंट होता है जहाँ पे ये फ्रंटल सूचर, स्क्वैमोसल सूचर, ठीक है, फ्रंटल सूचर और स्क्वैमोसल सूचर, मोजल सूचर, ठीक है, जो यहाँ पे, अब ये यहाँ पे जो मिला, ठीक है, ये जॉइंट जहाँ पे मिलते हैं इसको बोलते हैं पैट्रोन। क्या बोलते हैं इसको, पैट्रियन बोलते हैं। जहाँ पे ये सूचर्स की जॉइनिंग होती है उसको नाम दे दिया स्टूडेंट पैट्रियन, ठीक है। ये सूचर जहाँ पे मीट कर रहे हैं, मिल रहे हैं, ठीक है, फ्रंटल लोब के, पैराइटल लोब के जो, ठीक है, पैराइटल लोब के सूचर और टेम्पोरल लोब के जो सूचर जहाँ मिलते हैं उसको पैट्रियन बोला जाता है। और यहाँ से क्या होता है, जो ये अपनी मिडल मेनिंजियल आर्टरी होती है, इस तरह से यहाँ से सप्लाई मारती है, इस तरह से इसकी ब्रांचेज होती है मीडियल मेनिंजियल आर्टरी की, जो कि पैट्रियन के यहीं से क्या होती है, यहीं पे सप्लाई होती है, ठीक है। मिडल मेनिंजियल आर्टरी कहाँ से सप्लाई होती है, इस वाले पार्ट पे जहाँ पे पैट्रियन होता है। पैट्रियन मीन्स सूचर जंक्शन बोल सकते हैं आप, शॉर्ट में समझ सकते हैं, ये सूचर्स का जंक्शन है, सूचर का जंक्शन है जहाँ पे खूब सारे सूचर्स आके, ठीक है, जो अपने स्कल के सूचर जहाँ पे आके मिलते हैं, ठीक है, यहाँ पे टेम्पोरल पार्ट पे, तो उसको नाम दे दिया पैट्रियन। पैट्रियन के यहाँ से क्या है, मीडियल मेनिंजियल आर्टरी क्या है, इनर्वेट करती है, ठीक है। तो या फिर मिडल मेनिंजियल आर्टरी सप्लाई होती है, वो क्या होती है, यहाँ पे क्या होती है, मोस्टली देखा जाता है कि टेम्पोरल लोब के यहाँ से क्या होता है, ये वीक पार्ट होता है। पैट्रियन क्या है, वीक पार्ट है एक, जहाँ ये कहाँ पे प्रेजेंट है, जहाँ पे सूचर्स मिल रहे हैं, ज्वाइन हो रहे हैं। तो ये कमज़ोर होने की वजह से देखा जाता है मोस्ट कॉमनली ये वाला पार्ट ही फ्रैक्चर होता है स्टूडेंट, जब भी कोई इंजरी होती है। इस वजह से मोस्ट कॉमन साइट क्या है, टेम्पोरल लोब, क्योंकि यहीं पे मोस्ट कॉमनली इंजरी देखने को मिलती है। फिर है कोज्ड बाई मिडल मेनिंजियल आर्टरी। फिर इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस की बात करें, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस की बात करें, एनसीसीटी क्या होती है, नॉन कॉन्ट्रास्ट सिटी स्कैन, नॉन कॉन्ट्रास्ट सिटी स्कैन। फिर लास्ट बात करें ट्रीटमेंट क्या करेंगे इसके अंदर, क्रेनियोटोमी और बरहोल। बरहोल का मतलब है, देखो ये क्रेनियम कैविटी इस तरह से बाहर से स्कल है और इसके अंदर अब यदि अपन होल करेंगे, ठीक है, ड्रिल की सहायता से होल करेंगे तो उसको नाम दे दिया बरहोल। क्या नाम दे दिया उसको, बरहोल। तो क्रेनियोटोमी करनी पड़ती है किसके अंदर, जब एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमोटोमा होता है तो उसको निकालने के लिए, हेमोटोमा को निकालने के लिए क्रेनियोटोमी करनी पड़ेगी। इट मीन्स क्रेनियम जो कैविटी है बाहर से बोन के यहाँ से एक होल करना पड़ेगा जिसका नाम दे दिया बरहोल, ठीक है। तो बरहोल करना पड़ेगा, उसकी सहायता से अपन जो हेमाटोमा उसको निकाल लेंगे। तो आपके लिए एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमाटोमा में कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, एक तो ये किस किस के बीच में होता है, ये क्वेश्चन है कि ये स्कल और ड्यूरामीटर के बीच में होता है, ठीक है। ये स्कल है, ऊपर की तरफ स्कल मीन्स बोन, और इसके नीचे जो मेनिंजिस है ड्यूरामीटर, उसके बीच में जो है एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमाटोमा या फिर हेमरेज। फिर बात करें इसकी साइट पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मोस्ट कॉमन साइट कौन सी है एडीएच की, तो टेम्पोरल लोब। आपको ऑप्शन में मिलेगा पैराइटल लोब, फ्रंटल लोब, ओसिपिटल लोब, ठीक है। तो इस तरह से आपको राइट आंसर करके आना है टेम्पोरल लोब वाला। फिर बात करें कोज्ड बाय इंजरी ऑफ मिडल मेनिंजियल आर्टरी।
जो मिडिल मेनिंजियल आर्टरी है वो अपने पेट्रियन, जो मैंने बताया जो सूचर का जंक्शन है, ठीक है, वो वहाँ से मिडिल मेनिंजियल आर्टरी सप्लाई होती है, ब्रांचें होती हैं यहाँ से। तो यहाँ यदि इस वाले जंक्शन पे यदि अपने मिडिल मेनिंजियल आर्टरी है तो ऑब्वियसली आपको पता है कि वो ही इंजर्ड होगी, ठीक है, वही अफेक्ट होगी, ठीक है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इन्वेस्टिगेशन सभी प्रकार के जो भी ब्रेन इंजरी है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि सबका क्या है, एनसीसीटी ही क्या इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं अपन सेकंड, सब ड्यूरल हेमाटोमा। सब ड्यूरल मीन्स ड्यूरामीटर के नीचे, ये क्या बन रहा था ड्यूरामीटर के, ये ड्यूरामीटर है, इसके ऊपर बना हुआ है, यदि इसके नीचे बन जाता है, यहाँ पे बन जाता है नीचे की तरफ, ठीक है, यदि यहाँ पे मैं बना दूँ नीचे की तरफ, ड्यूरामीटर के नीचे की तरफ बना दूंगा तो क्या हो जाएगा, वो उसको अपन सबड्यूरल बोल देंगे। क्लियर है? ये मान लो ये ड्यूरामीटर, ठीक है, और इसके नीचे मैंने क्या बना दिया, ये हेमाटोमा बना दिया, तो इसको बोल दिया सबड्यूरल हेमाटोमा, ठीक है। कलेक्शन ऑफ ब्लड बिटवीन ड्यूरामीटर और आरेक्नोइड मैटर। और आपको पता है ड्यूरामीटर के नीचे स्टूडेंट क्या होती है, आरेक्नोइड मैटर की लेयर होती है, ठीक है, ये हो गई आरेक्नोइड मैटर, नीचे होती है फिर पायामीटर, ठीक है। तो ड्यूरामीटर और आरेक्नोइड मैटर के बीच में, यदि बीच में है तो उसको बोल दिया सब ड्यूरल हेमाटोमा, SDH, ठीक है, शॉर्ट में बोल दिया इसको SDH। क्लियर है? तो यही आपसे क्वेश्चन सिंपली पूछा जाएगा एम्स के अंदर कि क्या होता है, किसके बीच में होता है, कि सबड्यूरल का मतलब क्या होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करें, इंजरी ऑफ कोर्टिकल वीन्स एंड ब्रांच ऑफ वीन्स। आपके लिए मोस्ट क्लू वर्ड इसके अंदर ये है, इन दोनों के अंदर डिफरेंस की बात की जाए तो आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि किसके अंदर आर्टरी की वजह से हो रहा है हेमाटोमा और किसके अंदर वेन की वजह से, ठीक है। यदि ये आपके सामने क्वेश्चन अपीयर होता है तो आपका राइट आंसर जाना चाहिए कि एक्स्ट्राड्यूरल हेमाटोमा के अंदर आर्टरी इफेक्ट होती है। कौन इफेक्ट होती है स्टूडेंट? आर्टरी, एक्स्ट्राड्यूरल हेमाटोमा के अंदर, ठीक है। जबकि बात करें किसके अंदर, सबड्यूरल के अंदर, इसके अंदर वेन्स इफेक्ट होती हैं। क्या इफेक्ट होती है स्टूडेंट? वेन्स, ठीक है। वीनस ब्लड किसके अंदर कलेक्ट होता है? सबड्यूरल के अंदर। सबड्यूरल के अंदर वीनस ब्लड की वजह से होता है, जबकि एक्स्ट्राड्यूरल आर्टेरियल ब्लड, कौन सा ब्लड? आर्टेरियल ब्लड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके लिए, आर्टेरियल ब्लड। आर्टेरियल ब्लड का कलेक्शन होता है किसके अंदर? एक्स्ट्राड्यूरल हेमाटोमा या हेमरेज बोल दो, और सबड्यूरल के अंदर वीनस ब्लड, करेक्ट। फिर नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या रहेगी? एनसीसीटी। एनसीसीटी क्या है? इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है किसके अंदर? सबड्यूरल हेमाटोमा के अंदर। और सभी प्रकार के अंदर क्या है? एनसीसीटी क्या है? इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है। फिर बात क्या कर रहे हैं ट्रीटमेंट की, तो इसके अंदर भी ट्रीटमेंट क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट? क्रेनियोटोमी ही करनी पड़ेगी किसके अंदर? सबड्यूरल हेमाटोमा के अंदर। तो आपको ये याद रखना है, दोनों के अंदर बेसिक डिफरेंस ये है एक्स्ट्राड्यूरल और सबड्यूरल के अंदर, कि एक्स्ट्राड्यूरल तो आर्टरी की वजह से होता है जिसके अंदर मिडल मेनिंजियल आर्टरी, ठीक है, जो कि पेट्रियन के वहाँ पे होता है। पेट्रियन क्या है? एक सूचर का जंक्शन है। फिर नेक्स्ट बात करें कि इन्वेस्टिगेशन दोनों के अंदर सेम है, एनसीसीटी और क्रेनियोटोमी मैनेजमेंट भी दोनों के अंदर सेम है। और फिर सबड्यूरल की बात करें तो उसके अंदर वीनस ब्लड की वजह से होता है, ठीक है, और वो कहाँ पे होता है? ड्यूरामीटर, ठीक है। सबड्यूरल है तो ड्यूरामीटर और आरेक्नोइड मैटर के बीच में होता है, ठीक है। तो यही चीज़ें आपको डिफ्रेंशिएट करके पढ़नी होती है हमेशा, ठीक है। जब भी आप फाइनली पढ़ो तो डिफ्रेंशिएट आपको करना आना चाहिए। नेक्स्ट बात करें अपन इसका इमेज की। यदि आपको इमेज देखना है, इमेज, क्योंकि इमेज जब तक अपने दिमाग में किसी भी कंडीशन की जब तक पिक्चर नहीं बनती अपने माइंड में, तो वो अपने समझ में नहीं आता है, ठीक है। फिर अब देखें तो एपिड्यूरल अपने स्टार्टिंग में पढ़ा, एपिड्यूरल हेमाटोमा कौन सा पढ़ा था? एपिड्यूरल हेमाटोमा। ये आपके सामने एपिड्यूरल EDH है जो कि ऊपर वाला था,
उसमें क्या इफेक्ट हो रही थी, मिडिल मेनिंजियल आर्टरी, ठीक है, ये इधर समझना आप, ठीक है। जैसे कि ये क्या है, स्कल फ्रैक्चर, देखो ये बोन है, ये क्या है, बोन है, क्लियर है, ये बोन है, ये बोन वाला पार्ट है, ठीक है। फिर उसके नीचे क्या है, ब्लड इकट्ठा हो गया, देखो आर्टेरियल ब्लड इकट्ठा हो गया, मेन वर्ड क्या है, आर्टेरियल ब्लड, तो ये आर्टेरियल ब्लड इकट्ठा हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये आर्टेरियल ब्लड हो रहा है रेड रेड। फिर इसके नीचे क्या है, ये ड्यूरामीटर है, देखो ये ब्लू कलर की शो हो रही है आपको, ठीक है, ब्लू कलर की, ये वाली, ठीक है, ये क्या है, ये ड्यूरामीटर है। तो ड्यूरामीटर के बीच में और ये बोन के बीच में देखो ये आर्टेरियल ब्लड का कलेक्शन हो रहा है, तो इसलिए इसको बोल दिया एपिड्यूरल, मतलब ड्यूरा के ऊपर, इट मीन्स एपी मीन्स होता है ऊपर, ठीक है, ड्यूरा के ऊपर, ठीक है, ड्यूरा के ऊपर हेमोटोमा बना तो एपिड्यूरल हेमोटोमा, वो भी कैसा, आर्टेरियल ब्लड कलेक्ट हो रहा है, वीनस ब्लड नहीं। आपको एग्जाम में यही कंफ्यूज करेगा कि वीनस ब्लड होता है या आर्टेरियल ब्लड, तो आपका राइट आंसर जाना चाहिए स्टूडेंट आर्टेरियल ब्लड, और वो भी कौन सी आर्टरी का, मिडल मेनिंजियल आर्टरी का, मिडल मेनिंजियल आर्टरी, वो भी कहाँ पे होती है, पैट्रियन के यहाँ पे होती है, कहाँ पे, पैट्रियन के यहाँ पे। पैट्रियन क्या है, एक जंक्शन है जहाँ पे सूचर्स आके ज्वाइन होते हैं, वो कहाँ पे होता है, टेम्पोरल वाले लोब के यहाँ प्रेजेंट होता है, करेक्ट। फिर बात करते हैं अपन सबड्यूरल हेमोटोमा की। सबड्यूरल मीन्स, अब बात करें इसमें ड्यूरा के ऊपर था, इसमें ड्यूरामीटर के नीचे की तरफ बना हुआ है, ठीक है, नीचे की तरफ बना हुआ है, और इसके अंदर कैसा ब्लड है, वीनस ब्लड। ये आपके लिए क्वेश्चन है कि सबड्यूरल हेमोटोमा के अंदर कैसा ब्लड रहेगा, वीनस ब्लड रहेगा, और ये क्या रहेगा, ड्यूरामीटर, ये ड्यूरामीटर और नीचे आर्कनोड मीटर की लेयर है, तो इसके बीच में है, ठीक है। आप इस तरह से इमेज देख के समझ सकते हैं कि कंडीशन कौन सी है। फिर नेक्स्ट बात करें, एंटीरियर क्रेनियल फोसा फ्रैक्चर, इसका मतलब क्या है आपको अच्छे से समझ लेना है कि एंटीरियर क्रेनियल फोसा फ्रैक्चर का मतलब क्या है। एंटीरियर मीन्स आगे की तरफ, फ्रंट साइड में, और क्रेनियम मीन्स अपना क्रेनियम कैविटी, तो एंटीरियर हो गया ये, ठीक है, अपना एंटीरियर क्रेनियल फोसा ये वाला, ये मेरा, ठीक है। तो यहाँ पे यदि फ्रैक्चर हो जाए, मतलब आपके हेड के एंटीरियर पार्ट पे यदि फ्रैक्चर होता है यहाँ वाले पार्ट पे, तो क्या देखने को मिलेगा, मोस्ट कॉमन टाइप क्या होता है फ्रैक्चर का, मोस्ट कॉमन साइट क्या है, ठीक है, उसकी बात करें तो मोस्ट कॉमन टाइप है स्कल बेस्ड फ्रैक्चर, ठीक है। मोस्ट कॉमन टाइप क्या है, स्कल बेस्ड फ्रैक्चर, स्कल के बेस पे फ्रैक्चर हो जाएगा यहाँ वाले पार्ट पे, और उसकी जो साइट होगी वो कौन सी होगी, क्रिबिफॉर्म प्लेट। क्रिबिफॉर्म प्लेट क्या होती है स्टूडेंट, ये समझना, क्रिबिफॉर्म प्लेट क्या होती है, ठीक है, ये एक सीव जैसी होती है, कैसी, सीव लाइक होती है, मतलब छलनी जैसी होती है, और कहाँ प्रेजेंट होती है, एंड प्रेजेंट कहाँ पे होती है, ये प्रेजेंट एट बिटवीन एंटीरियर क्रेनियल बोन, एंटीरियर क्रेनियल फोसा, एंटीरियर क्रेनियल फोसा एंड नेजल बोन, ठीक है, जो नेजल बोन है जिसका रूट वाला पार्ट है, ठीक है। अब देखने की कोशिश करना, ये हेड वाला पार्ट है और ये नोज है, ठीक है। इसके यहाँ पे ये वाला पार्ट क्या है, या इस पार्ट पे होती है ये क्रिबिफॉर्म प्लेट, ये एक छलनी जैसी होती है, जो इथमोइड बोन होती है अपने यहाँ पे, इथमोइड बोन, ठीक है, इथमोइड बोन यहाँ पे होती है, नोज और फ्रंटल बोन के यहाँ पे, तो ये एक छलनी जैसी दिखाई देती है, ठीक है। और ये एंटीरियर क्रेनियल फोसा फ्रैक्चर क्या है, ये जो स्कल बेस फ्रैक्चर अपन टाइप पढ़ते हैं, स्कल बेस फ्रैक्चर की, स्कल बेस फ्रैक्चर के टाइप्स होते हैं डिफरेंट, जैसे कि एंटीरियर, पोस्टीरियर। अब अभी अपन आगे की तरफ पढ़ेंगे कि स्कल बेस फ्रैक्चर के टाइप कितने होते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्कल बेस फ्रैक्चर, तो आपका राइट आंसर जाना चाहिए एंटीरियर क्रेनियल फोसा, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट टाइप के अभी अपन पढ़ेंगे, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मोस्ट कॉमन टाइप कौन सा है, कि मोस्ट कॉमन टाइप स्कल बेस्ड फ्रैक्चर कौन सा है, एंटीरियर क्रेनियल फोसा फ्रैक्चर, ठीक है। ये मोस्ट कॉमन टाइप का फ्रैक्चर है, मोस्ट कॉमन टाइप का स्कल बेस्ड फ्रैक्चर है एंटीरियर क्रेनियल फोसा फ्रैक्चर। इसके क्लिनिकल में फीचर क्या होते हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या देखने को मिलते हैं,
स्कल बेस्ड फ्रैक्चर के, जिसके अंदर अपने एंटीरियर क्रेनियल फोसा फ्रैक्चर पढ़ा। तो CSF राइनोरिया, ठीक है। पेशेंट के यदि आगे की तरफ, आपको पता है मैंने बताया कि क्रीबिफॉर्म प्लेट क्या होती है, आगे की तरफ होती है। इट मीन्स नोज वाले यहाँ पे एरिया फ्रैक्चर हो रहा है, तो नोज से क्या होगा, CSF का ड्रेनेज होने लग जाएगा, CSF निकलने लग जाएगा, ठीक है। तो CSF निकलने लग जाएगा, उसको बोलते हैं CSF राइनोरिया, ठीक है। उस बोला जाता है हेलो साइन, उस वजह से एक साइन देखने को मिलता है, उसको होता है बोला जाता है हेलो साइन, ठीक है। हेलो साइन आपको समझना है, हेलो साइन क्या होता है, ठीक है। अभी अपन आगे की तरफ इमेज बेस इसका पिक्चर देख के हेलो साइन का जब अपन समझेंगे। नेक्स्ट बात करें पेरी ऑर्बिटल हेमोटोमा, क्योंकि यहाँ पे इथमोइड बोन है, यहाँ पे इंजरी हुई है इस पार्ट पे, ठीक है। तो यहाँ पे ही क्या अपनी ऑर्बिट केविटी है, तो यहाँ पे भी क्या हेमोटोमा हो जाएगा, ब्लड का कलेक्शन हो जाएगा। नोज के सराउंड क्या है, ऑर्बिटल केविटी है, ठीक है। तो यहाँ पे हेमोटोमा हो जाएगा, उसको बोलते हैं रेकून आई। रेकून क्या है, एक एनिमल का नेम है। उसके क्या होती है, नॉर्मली उसके आंखों के चारों तरफ काला काला होता है, डार्क सर्किल होता है। रेकून क्या है, एक एनिमल का नाम है, उसके आंखों के चारों तरफ क्या होता है, डार्क सर्किल्स होते हैं। तो उसी के आधार पे उसी के जैसा हो जाता है जो फेस होता है, जो आईज के चारों तरफ ब्लू ब्लैक हो जाता है, ब्लैक आई देखने को मिलती है जब अपने एंटीरियर क्रेनियल फोसा फ्रैक्चर हो जाए। फिर देखें तो सब कंजक्टिवल हेमोटोमा, जो अपना कंजक्टिवा है आईज के अंदर, उस वहाँ पे भी हेमोटोमा हो जाएगा, क्योंकि ये फ्रंटल वाले पार्ट में यहाँ की इंजरी हो रही है। फिर एपिस्टेक्सिस, क्योंकि नाक के यहाँ पे हो रही है इंजरी, ठीक है। तो एपिस्टेसिस, एपिस्टेक्सिस का मतलब होता है नोज ब्लीड, ठीक है, नोज ब्लीडिंग। यदि नाक से खून आए तो एपिस्टेक्सिस। फिर बात करें एनोस्मिया, एनोस्मिया मीन्स लॉस ऑफ स्मेल, ठीक है। इसको समझना है आपको कि लॉस ऑफ स्मेल कैसे हुआ, क्योंकि ये जो क्रीबिफॉर्म प्लेट है, क्रीबिफॉर्म प्लेट है, ये कहाँ प्रेजेंट थी, नेजल बोन और एंटीरियर क्रेनियल बोन के यहाँ पे। तो इस नेजल बोन के यहाँ से क्या है, ये क्रीबिफॉर्म प्लेट है, ये छलनी जैसी है, ठीक है। छलनी जैसे मीन्स इसमें होल्स हैं, वहाँ से क्या निकलती है, ओल्फैक्टरी नर्व्स निकलती हैं, तो उसको बोला जाता है क्रीबिफॉर्म फोरामिना, जहाँ से अपनी ओल्फैक्टरी नर्व आती है, ठीक है। उस फोरामिना के थ्रू उसको बोलते हैं क्रीबिफॉर्म फोरामिना। इसके थ्रू क्या है, क्रेनियम केविटी के होते हुए इसके थ्रू नेजल केविटी के अंदर अपनी क्या आती है, ओल्फैक्टरी नर्व आती है, जो कि फर्स्ट नंबर की क्रेनियल नर्व है, ओल्फैक्टरी नर्व, जो कि क्या करवाती है अपने को, किसी भी स्मेल का सेंसेशन करवाती है। ये कैसी है, क्रेनियल नंबर फर्स्ट है, क्रेनियल नर्व फर्स्ट है, ओल्फैक्टरी नर्व। ये क्रीबिफॉर्म फोरामिना होता है, क्रीबिफॉर्म प्लेट के यहाँ पे, जो कि नेजल बोन और फ्रंटल बोन के यहाँ बेस पे यहाँ पे है, ठीक है। तो उसके थ्रू यदि ये इफेक्ट हो जाएगी, यहाँ पे इंजरी हुई है, तो ये ओल्फैक्टरी नर्व भी इफेक्ट हो जाएगी और पेशेंट को फिर कोई भी स्मेल का पता नहीं चलेगा। जब किसी भी बंदे को यदि स्मेल का पता नहीं चलता है, ठीक है, उसको बोलते हैं एनोस्मिया। कौन सी कंडीशन बोलते हैं, एनोस्मिया। और क्या देखने को मिलेगा, फ्रंटल लोब कंट्यूजन। जो फ्रंटल लोब है, ये क्या है, फ्रंटल लोब, यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, कंट्यूजन वाली कंडीशन देखने को मिलेगी। फिर नेक्स्ट बात करें, अब अपने को पढ़ना है कि इसके अंदर इमेज बेस क्या है। अभी अपन ने जो साइंस पढ़े, कौन कौन से साइन पढ़े, एक तो हेलो साइन पढ़ा और रेकुनाइज पढ़ा। देखो रेकुनाइज इसके अंदर आप देख सकते हो, ये डार्क डार्क हो गया, ब्लैक ब्लैक हो गया, यहाँ पे यहाँ डार्क डार्क हो रहा है ये दोनों आइज की तरफ, ठीक है। तो इसको बोल दिया रेकून आइज, क्योंकि रेकून क्या है, एक जानवर है, उसके भी आइज के यहाँ पे क्या होता है, ब्लैक ब्लैक होता है, ठीक है। रेकून एक जानवर का नाम है जिसके आइज क्या है, ब्लैक होल होते हैं सराउंडिंग, ठीक है, ऑर्बिटल केविटी के चारों तरफ, इसलिए इसका नाम रेकून आइज रखा गया। और कौन सा था, हेलो साइन अपन को समझना है, हेलो साइन। हेलो साइन को कैसे चेक करना है, आप पेशेंट को बोलोगे कि आप पेशेंट को गोज लेना है, ठीक है। एक गोज ले लिया मैंने, ठीक है, वाइट कलर का गोज ले लिया, उस पर क्या है, जो सीक्रेशंस है, नेजल सीक्रेशन है पेशेंट के, इस पर डाल देंगे, ठीक है। नेजल सीक्रेशन डाल दिया, और फिर ये क्या होगा, नेजल सीक्रेशन इस पर डालने के बाद में यदि इसके अंदर CSF प्रेजेंट होगा
तो इस तरह से एक रिंग बना लेगा। CSF क्या करेगा, एक रिंग बना लेगा इस तरह से, ठीक है। बीच में कैसा रहेगा, ब्लड रहेगा, बीच में ब्लड रहेगा, ठीक है, और साइड में एक रिंग बन जाएगी, ठीक है, CSF की रिंग, और बीच में क्या रहेगा, ब्लड रहेगा, करेक्ट। तो इसको बोलते हैं हेलो साइन, ठीक है। हेलो साइन किस में देखने को मिलता है, तो आपका राइट आंसर जाना चाहिए जब एंटीरियर, जब फ्रैक्चर हो जाता है, एंटीरियर क्रेनियल फ्रैक्चर होता है, एंटीरियर क्रेनियल फोसा फ्रैक्चर जो होता है उसके अंदर देखने को मिलता है हेलो साइन और रैकून आइज। फिर बात करें नेक्स्ट मिडल क्रेनियल। अब मिडल की बात आएगी, अपन ने एंटीरियर पहले पढ़ लिया, मिडल क्रेनियल फोम फ्रैक्चर, ठीक है, फोसा फ्रैक्चर, फोसा फ्रैक्चर, मिडल क्रेनियल फोसा फ्रैक्चर। तो उसके अंदर बात करें फ्रैक्चर ऑफ पिट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल लोब। इसमें भी कहाँ पे होता है, जो पिट्रस वाला पार्ट है अपने टेम्पोरल लोब, यहीं पे, ये भी यहीं पे देखने को मिलता है मिडल वाला पार्ट, ठीक है। इसके अंदर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या देखने को मिलेगा, CSF आ जाएगा, किधर से, कान के थ्रू। यदि अपने ईयर के थ्रू CSF आने लग जाए उसको बोलते हैं ओटोरिया, ठीक है। ओटो वर्ड किसके लिए यूज करते हैं, ईयर के लिए, ठीक है। जब कान से यदि CSF बहने लग जाए तो उसको बोलेंगे CSF ओटोरिया, क्योंकि ये टेम्पोरल लोब के यहाँ पे इंजरी हो रही है मिडल क्रेनियल फोसा फ्रैक्चर के अंदर। पिट्रस पार्ट है, पिट्रस पार्ट कहाँ पे होता है, अपने मिडल, जो अपना ईयर होता है, ठीक है, वो पिट्रस पार्ट के अंदर ही होता है। और क्या देखने को मिलेगा, बेटल साइन, ठीक है। बेटल साइन किसके अंदर देखने को मिलता है, मिडल क्रेनियल फोसा फ्रैक्चर के अंदर। आपको अभी तक यही पता है कि हेड इंजरी के अंदर बेटल साइन होता है, बट हेड इंजरी के अंदर भी यदि अपने को आपसे डीपली क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हेड इंजरी के अंदर भी कौन से टाइप के अंदर देखने को मिलेगा, तो मिडल क्रेनियल फोसा फ्रैक्चर के अंदर बेटल साइन देखने को मिलता है, जबकि एंटीरियर क्रेनियल फोसा फ्रैक्चर के अंदर रैकून आइज और हेलो साइन देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो बेटल साइन क्या होता है, इकाइमोसिस और ब्रूसिंग ओवर मैस्टोइड प्रोसेस, जो अपने ईयर के पीछे एक उभार सा है बोन का, ठीक है, फील करो आप, अपने ईयर के पीछे एक बोन का उभार है, उसको बोलते हैं मैस्टोइड बोन, ठीक है। वो मैस्टोइड बोन कैसी हो जाएगी, ब्रूजिंग हो जाएगी, वहाँ पे रेडनेस और ब्लूज कलर हो जाएगा, ठीक है, उसको बोलते हैं इकाइमोसिस और ब्रूजिंग हो जाएगी और मैस्टोइड प्रोसेस के यहाँ पे, ठीक है। तो उसको बोलते हैं बेटल साइन, क्या बोलते हैं, बेटल साइन, ठीक है। फिर क्योंकि बैटल, जब लड़ाई होती है उस दौरान क्या होता है, जब अपन किसी के पंच मारते हैं तो यहाँ पे यदि पड़ेगा तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा, रेड ब्लू हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम रख दिया बेटल साइन। और इसके अंदर कौन सी क्रेनियल नर्व इफेक्ट होती है, 7th और 8th, ठीक है। जो फेशियल क्रेनियल नर्व है, ठीक है, 7th क्रेनियल नर्व, फेशियल नर्व, और आपकी 8th क्रेनियल नर्व वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व है, वो कॉमनली इफेक्ट होती है मिडल क्रेनियल फोसा फ्रैक्चर के अंदर, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करें पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा फ्रैक्चर। पोस्टीरियर मीन्स पीछे की साइड, ठीक है, ये लिखा हुआ है पोस्टीरियर क्रेनियल फ्रैक्चर, पोस्टीरियर फोसा, ठीक है, पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा फ्रैक्चर। तो इसके अंदर बात करें, क्योंकि ये बैक साइड है, पोस्टीरियर मीन्स बैक साइड, क्रेनियम कैविटी के बैक साइड में होगा, तो क्या होगा, बैक साइड में क्या होता है, अपने ओसिपिटल लोब होता है, ओसिपिटल लोब, और ओसिपिटल लोब के यहाँ पे आपको पता है अपना विजुअल कंट्रोल होता है, जो विजन का कंट्रोल होता है, अपन देख पाते हैं, ठीक है, अपने ऑप्टिक नर्व का कंट्रोल होता है, वो बैक साइड होता है ओसिपिटल लोब पे। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या देखने को मिलेगा, विजुअल डिस्टर्बेंस से रिलेटेड, पेशेंट को देखने में प्रॉब्लम होगी, जब बैक साइड में लगेगी, इंजरी हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पे ओसिपिटल लोब है, इसको बोल दिया पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा फ्रैक्चर, ठीक है। तो इसके अंदर और क्या देखने को मिलेगा, बेसिलर आर्टरी इंजरी, क्योंकि जो बेसिलर आर्टरी होती है, ठीक है, उसकी सप्लाई भी अपने बैक वाले पार्ट से होती है, ठीक है, अपने ओसिपिटल वाले बोन से होती है, या फिर ओसिपिटल लोब आप बोल सकते हैं, वहाँ से बेसिलर आर्टरी की सप्लाई होती है, उसकी भी इंजरी इसके अंदर देखने को मिलेगी जब पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा फ्रैक्चर हो जाएगा तब। क्लियर है।
आपने आज कौन कौन सा फ्रैक्चर पढ़ा? एक तो एंटीरियर क्रेनियल, ठीक है, जिसके अंदर कौन कौन से साइन देखने को मिले थे? 2 साइन, एक तो हेलो और दूसरा रेकून आई। और पोस्टीरियर के अंदर पढ़ा अपने मिडल के अंदर पढ़ा आपने बेटल, ठीक है, मिडल के अंदर आपने बेटल साइन पढ़ा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि बेटल साइन क्या होता है, रेकून आइज क्या होती हैं, ठीक है। और फिर पोस्टीरियर के अंदर पढ़ा विजन से रिलेटेड प्रॉब्लम। पोस्टीरियर, यदि पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा फ्रैक्चर हो रहा है तो उसके अंदर विजन के अंदर पेशेंट को प्रॉब्लम आएगी। और स्मेल के अंदर का प्रॉब्लम आती है जब एंटीरियर वाले इफेक्ट होता है, जब एंटीरियर क्रेनियल फोसा फ्रैक्चर हो रहा है। क्लियर है? तो इस तरह से आपने ये 3 फ्रैक्चर पढ़ लिए। फिर नेक्स्ट बात करें ड्यूरिंग हेड इंजरी, ये क्या है? एनक्लेक्स बेस। यदि आप एनक्लेक्स बेस क्वेश्चन, हेड इंजरी से रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करना चाहते हैं एनक्लेक्स बेस, तो आपको ये आपको अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अभी तक अपन ने पढ़ा वो एक बेसिक था, ठीक है, वो बेसिक था, वो आपको आना चाहिए कि कितने टाइप होते हैं हेड इंजरी के, उनके अंदर कौन कौन सा ट्रीटमेंट होता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होता है, ठीक है, बेटल साइन क्या होता है, रेकूनाइज क्या होता है, हेलो साइन क्या होता है, ठीक है। बट अब अपन पढ़ने चाह रहे हैं क्या? एनक्लेक्स बेस्ड पॉइंट। उसके अंदर क्या होता है, अपन प्रैक्टिकली बेस्ड होता है कि पेशेंट को एक ऐसी कंडीशन हुई तो उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, ठीक है। इस तरह से आपके क्वेश्चन आते हैं एनक्लेक्स बेस्ड। तो यदि आप सोल्व करना चाहते हैं हेड इंजरी के एनक्लेक्स बेस, ठीक है, तो उसके लिए आपको ये पढ़ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करें पॉइंट की, ड्यूरिंग हेड इंजरी, यदि हेड इंजरी होती है, इफ मेडुला ऑफ द ब्रेन इज इंजर्ड, यदि मेडुला ऑब्लिगेटा अपन पढ़ते हैं इस तरह से कि ये क्या है, ऊपर सबसे पहले सेरिब्रम बना दिया मैंने, सेरिब्रम, फिर मिड ब्रेन, ठीक है, मिड ब्रेन, फिर बात करें पोन्स, ठीक है, इस तरह से होता है अपना ब्रेन के पार्ट्स, फिर होता है मेडुला ऑब्लिगेटा, ठीक है। यदि ये मेडुला ऑब्लिगेटा इंजर्ड होता है, क्योंकि इस पे किसका कंट्रोल होता है, क्योंकि इस पे रेस्पिरेशन सेंटर भी होते हैं, कार्डियक सेंटर भी होते हैं और वेसो मोटार सेंटर। वेसो मोटार सेंटर मतलब होता है स्टूडेंट जो कि आर्टरीज को, जो ब्लड वेसल्स हैं उनको कॉन्स्ट्रिक्ट करे और डायलेट करे, उनको सिकुड़े, उनको फुलाए, ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्ट और डायलेशन उनका करे, ठीक है, तो उसको बोलते हैं वेसो मोटार सेंटर। तो आपके कार्डियक सेंटर, वेसो मोटार सेंटर और रेस्पिरेटरी सेंटर कहाँ प्रेजेंट है? आपके मेडुला ऑब्लिगेटा के अंदर मौजूद है। यदि मेडुला ऑब्लिगेटा की इंजरी हो गई है हेड इंजरी के दौरान, तो पेशेंट के जो रेस्पिरेशन से रिलेटेड जो साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे, पेशेंट के कार्डियक साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे और पेशेंट के ब्लड वेसल से रिलेटेड जो भी होते हैं साइन सिम्टम वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। यदि आपके ऑप्शन में इन तीनों कंडीशन से रिलेटेड दिए हुए हैं, ठीक है, पेशेंट के अंदर आपको दी हुई होगी क्वेश्चन के अंदर कि एक पेशेंट है जिसके हेड इंजरी हुई और उसके अंदर पेशेंट का मेडुला ऑब्लिगेटा इफेक्ट हो गया, तो बताइए कि उसके अंदर क्या साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे। तो साइन सिम्टम रिलेटेड होगा, एक तो रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड होगा, कार्डियक सिस्टम से और ब्लड वेसल्स के रिलेटेड। तो आपको उनसे रिलेटेड ही ऑप्शन राइट करके आने हैं। फिर नेक्स्ट बात करें हियरिंग रिंगिंग नॉइसेस, यदि कान में घंटियां बज रही हैं आफ्टर हेड ट्रॉमा के बाद में, तो मेनली अकर ड्यू टू डैमेज 8th क्रेनियल नर्व। जब 8th क्रेनियल नर्व डैमेज हो जाती है, जिसका नाम वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व है, तो उसके डैमेज होने की वजह से हेड इंजरी के दौरान फिर पेशेंट के अंदर कैसा होगा, ऐसा लगेगा उसको जैसे मेरे कान के अंदर क्या हो रही है, बेल बज रही है, रिंगिंग हो रही है, रिंगिंग नॉइस उसको फील होगी, एहसास होगा। फिर है एन अनकॉन्शियस इंडिविजुअल लॉसेस वॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ द स्फिंक्टर सराउंडिंग द यूरिथ्रा एंड एनस, ठीक है। जो अनकॉन्शियस पेशेंट है, अपन अनकॉन्शियस पेशेंट की बात कर रहे हैं क्योंकि हेड इंजरी के दौरान अनकॉन्शियस भी हो जाता है पेशेंट, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, अपना आपा खो देगा, ठीक है, अपना लॉस कॉन्शियसनेस खोने के बाद में उसके पेशेंट के अंदर क्या होता है, जो यूरिन और बाउल के जो कंट्रोल होता है वो लॉस हो जाता है, जो वॉलेंट्री जो कंट्रोल कर सकता है यूरिन को वो नहीं कर पाएगा, ठीक है, वो बेड पे ही अपने पास आउट कर देगा यूरिन और स्टूल। फिर है आफ्टर हेड इंजरी के बाद में इफ क्लाइड टेम्परेचर इंक्रीज, यदि हेड इंजरी के बाद में टेम्परेचर बढ़ा हुआ मिलता है पेशेंट के अंदर, इट इंडिकेट इंजरी टू द हाइपोथैलेमस,
ये किसको इंडिकेट करता है कि पेशेंट के अंदर जो हाइपोथैलेमस है वो क्या हो चुका है, पेशेंट के अंदर इंजर्ड हो चुका है। क्योंकि आपको पता है हाइपोथैलेमस क्या करता है, टेम्परेचर को कंट्रोल करके रखता है।